नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो व्यंजन होते हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, जो स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा था व्यंजन का। चलिए जी, आज हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे पर्यतन के आधार पर। व्यंजन का जो वर्गीकरण है ये हमने लास्ट क्लास में समझा था कि दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है जो व्यंजन होता है, इनका वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक होता है स्थान के आधार पर और दूसरा होता है पर्यतन के आधार पर के आधार पर। तो पर्यतन मतलब बोलने का जो तरीका है वो किस तरीके से बोला जाता है, पर्यतन कैसे किया जाता है बोलने का, उसके आधार पर। तो लास्ट क्लास में हमने उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसको वर्गीकरण को किया था। उच्चारण की दृष्टि से जो वर्गीकरण होता है वो स्वर का भी होता है। किसका होता है? स्वर का। स्वर का जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण होता है वो देखिए तीन भागों में होता है। एक होता है अग्र अग्र स्वर। क्या होता है? अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्र स्वर, अग्र स्वर का मतलब होता है जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, मतलब जिसके जिसके उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग होता है। किसका? जीभ के अगले भाग से। ठीक है, इसमें आता कौन कौन है? इसमें आपका आएगा ई, ई, ए, ए। ठीक है, इसमें आपके ये चारों आएंगे जो जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे, मतलब इनको बोला जाता है अग्र स्वर। क्या बोला जाता है? अग्र स्वर। ठीक है, चलिए जी, मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? जो मतलब जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। तो ये बोला जाता है जीभ के मध्य भाग से, मध्य भाग से। इसमें केवल और केवल एक ही होता है ए। ठीक है जी, आपको याद रखना है ए क्या है? मध्य स्वर है। क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य स्वर कौन सा है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको ए सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन बनते हैं जैसे अग्र स्वर क्या होता है, आपको वहां पे इनमें से जो भी होगा उसको सिलेक्ट करना है। बाकी जो होता है पच्च स्वर होता है। पच्च स्वर का मतलब जो जीभ के पिछले भाग से बोला जाए, जीभ के पिछले भाग से। बात क्लियर? तो ये जो पिछले भाग से बोला जाता है इनको बोला जाता है पश्च स्वर। तो बाकी जो स्वर बच जाते हैं वो सब कैसे कैसे हो गए? पश्च स्वर। जैसे ए, सॉरी उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ, और एक बचता है ओ। इसको बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोला जाता है इसको? आगत स्वर भी बोला जाता है और पच्च स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्वर को दो हिस्सों में और डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है संवर्त स्वर, एक को बोला जाता है विवर्त स्वर। क्या बोला जाता है? विवर्त स्वर। तो एक होता है संवर्त स्वर, एक होता है विवर्त स्वर। संवर्त स्वर क्या होता है? संवर्त स्वर वो होता है जिनको बोलने में मुंह कम खुलता है। ठीक है, जिनको बोलने में मुंह कम खुलेगा उनको बोला जाता है संवर्त स्वर। तो जैसे इसमें क्या होगा? जो आपका मुख होगा, जो मुंह होगा वो कम खुलेगा। बात समझ आई? मुंह कम खुलेगा। विवर्त में मुंह अधिक खुलेगा, अधिक खुलेगा। जैसे इसमें जो संवर्त स्वर जो होगा वो होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ।
ठीक है। और जो विवर्त स्वर होते हैं इसमें आता है ए, आ, ओ, आओ। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? विवर्त स्वर। ये क्या होते हैं? संवर्त स्वर। आपको याद रखना है कि संवर्त स्वर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। हालांकि हम आगे चलकर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी पर डिस्कस कर ले। तो मुख कम खुलेगा उसको बोला जाता है संवर्त स्वर। उसमें आपको याद रखना है ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ आता है। ठीक है, लेकिन जो विवर्त स्वर होता है उसमें मुंह अधिक खुलता है, उसमें ये सब स्वर आते हैं। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक आपने समझा स्वर का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। बात क्लियर? चलिए जी अब हम प्रत्यय के आधार पर, पर्यतन के आधार पर हम व्यंजन का वर्गीकरण समझते हैं। किसके आधार पर? पर्यतन के आधार पर। यहां पे हमें समझना है पर्यतन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। चलिए जी व्यंजन का वर्गीकरण समझते हैं। देखिए पर्यतन के आधार पर व्यंजन डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी। ठीक है, उसके बाद होता है संघीय, संघर्षी। ठीक है, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन और इसके बाद होता है अंत्यस्वर। ठीक है, एक होता है इसमें अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, तो आप केवल इन तीन को याद रखिएगा। इसमें जो स्पर्शी होता है, संघर्षी होता है और अंतस्थ होता है, ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा। जो अंतस्थ होता है ये होते हैं ये, वे, रे और ले। ठीक है, जो अंतस्थ स्वर होते हैं वो ये चार होते हैं, ये, वे, रे, ले। लेकिन आपको इसमें याद रखना है ये जो दोनों होते हैं ये और वे जो स्वर होता है इसको अर्ध स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर क्या होता है? ये और वे। जो रे होता है इसको बोला जाता है लुंठित। क्या बोला जाता है? लुंठित स्वर, सॉरी लुंठित व्यंजन। ठीक है, जो ये बोला जाता है इसको लुंठित व्यंजन बोला जाता है। ये और वे व्यंजन है लेकिन इनको अर्ध स्वर बोला जाता है। बात क्लियर? और जो लय होता है इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या? पार्श्विक व्यंजन। बात क्लियर? ये आपको याद रखना है। जो लय होता है इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, जो रे होता है इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं, और जो ये और वे होता है इनको हम अर्ध स्वर बोलते हैं। बात क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। ये उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद जो स्पर्शी है, स्पर्शी में क्या क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन में पैसे लेकर, जो स्पर्शी व्यंजन है इसमें क वर्ग से लेकर क वर्ग, ठीक है, क वर्ग से लेकर कहां तक आता है? पे वर्ग तक आता है। क वर्ग से लेकर पे वर्ग तक आएगा किसमें? स्पर्शी व्यंजन में। ठीक है, चलिए जी स्पर्शी व्यंजन में से होता क्या है, यदि मैं स्पर्शी व्यंजन को आप समझे कि मतलब बोलने के आधार पर हम कैसे डिवाइड करेंगे कि ये स्पर्शी है या नहीं है। तो स्पर्शी में होता क्या है? स्पर्शी में जब आप उच्चारण करते हो तो जो अवयव होता है ऊपर उठकर उच्चारण स्थान पर स्पर्श करता है। ठीक है, और वायु जो जाएगा वहां पे वायु निकलने का मार्ग अवरुद्ध करेगा। जैसे आप बोलोगे के, ते, पे। ठीक है, जब आप कै बोलोगे तो जो आपकी जीभ है कै क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, और जो तय तय बोलोगे तय होता है दंत्य। जब आप तय बोलोगे तो आपकी जो जीभ होती है वो
दांतों में से टच होगी और जो हवा का मार्ग निकलने का होगा उसको अवरुद्ध करेगी। ठीक है, समझ में आया? आप बोल के देखिएगा, तय तय, ठीक है, के जो मतलब जहां पे भी इनका उच्चारण स्थान है वहां पर जीभ टच होगी और वायु बाहर निकलने का मार्ग अवरुद्ध करेगी, तो उनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या बोला जाता है? स्पर्शी, मतलब जहां पर जीभ स्पर्श करेगी उसको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। बात क्लियर? चलिए जी, संघर्षी व्यंजन क्या होता है? संघर्षी व्यंजन का मतलब होता है वहां पे वो स्पर्श नहीं करती, स्पर्श नहीं करती लेकिन इतने करीब पहुंच जाती है कि वहां से जो वायु निकलेगी वो घर्षण करते हुए निकलेगी। ठीक है, मैंने बोला स्पर्शी में क्या है? जीभ वहां पे टच करेगी, स्पर्श करेगी, लेकिन संघर्षी में क्या है? संघर्षी में वहां पे जीभ टच नहीं करेगी, केवल वहां पे इतने करीब पहुंचेगी कि जब वहां से वायु निकलेगी तो वो घर्षण करते हुए निकलेगी। ठीक है, बात क्लियर? जैसे इसका उच्चारण पढ़िएगा, जैसे मतलब इसमें जो संघर्षी शब्द होते हैं ये होते हैं से और है। ये सब क्या होते हैं? ये संघर्षी शब्द होते हैं, ये चारों, ये आपको याद रखने हैं, ये संघर्षी शब्द है। यदि आपको लास्ट क्लास में याद हो, जब मैंने आपको उच्चारण स्थान सॉरी व्यंजन का वर्गीकरण बताया था, वहां पे एक ऊष्म शब्द भी बताए थे, आपको याद होगा। ऊष्म शब्द भी से और है, ये ऊष्म शब्द भी होते हैं। तो आपको याद रखना है ये ऊष्म भी है और संघर्षी भी है। बात क्लियर? तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है ऊष्म और संघर्षी, तो आपको इन चारों में से जवाब देना है, से और है। बात क्लियर? चलिए जी, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ये से शब्द है ये क्या है? मत इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट से पूछ लेता है क्या है, तो आपको ये याद रखना है क्या क्या है। बात समझ आई? तो देखिए, जो से है, हम पहले इस से को समझते हैं, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। यदि आपने उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनको समझा हो, तो से का जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालव्य। ठीक है, तालव्य मतलब ये तालु से बोला जाता है। यदि मैं यहां पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे समझिएगा, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बोला था, अरे ये जो है ड्राइंग ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसा भी बना आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, दरअसल पेन टैब से यार इतना अच्छा ड्राइंग बन नहीं पाता। मैंने बताया था यहां यदि आप मिडिल पॉइंट सा डिसाइड करो तो उसके जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है तालु, और जो उसके पीछे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है मूर्धा। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होगी। तो मतलब यदि जीभ यहाँ पे टच होगी तो इसको बोला जाएगा तालु, और यदि यहाँ पे टच होगी तो इसको बोला जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब आप से का उच्चारण करोगे तो ये तालव्य है, मतलब ये तालु को टच करेगी यहाँ पे जीभ। ठीक है, अब दूसरा सा, ये तालु को टच करेगी या फिर स्पर्श करेगी। एक तो हो गया ये तालव्य है उच्चारण की दृष्टि से, लेकिन आपने अभी मैंने बताया कि ये उष्म भी है। क्या है? उष्म भी है, और ये संघर्षी भी है। क्या है? संघर्षी भी है। मतलब आप यहां पे देखोगे तो ये जीभ बिल्कुल टच नहीं करेगी, वहां पर पहुंचकर इतना मार्ग अवरुद्ध करेगी कि वहां से जब वायु निकलेगी तो वो स्पर्श करते हुए निकलेगी। बात क्लियर? चलिए जी, तो आपको क्या रखना है? आपको याद रखना है जो ये से है ये तालव्य है, उष्म भी है और संघर्षी भी है। बात क्लियर? तो ये तीनों है। बात समझ आई? चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम समझते हैं से को। ठीक है, तो ये क्या है? जब आप इस से की बात करते हो तो ये मूर्धन्य होता है। क्या है? मूर्धन्य।
ये होता है मूर्धन्य। मतलब जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जो जीभ है वो यहाँ पे टच होनी चाहिए, इस साइड में टच होनी चाहिए। टच नहीं होगी मतलब उसके करीब जानी चाहिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये साथ साथ क्या होता है, ये उष्ण भी होता है और संघर्षीय भी होता है। बात क्लियर। इसी के साथ अब तीसरे से को समझिएगा, ये उष्ण भी है और संघर्षी भी है, उष्ण भी है और संघर्षी भी है। लेकिन ये साथ साथ यहां पे यदि उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखोगे तो ये तीनों अलग अलग होते हैं। जो ये होता है तालव्य, और जो ये स होता है ये होता है मूर्धन्य, और जो ये स होता है ये होता है दंत्य। क्या होता है? दंत्य। मतलब इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य है, दंत्य से। ठीक है, बात क्लियर। आप इसको उच्चारण करके देखिएगा, से, इसको देखेगा श, इसको देखेगा से। ठीक है, ये होता है से, ये होता है श, ये होता है से। ठीक है, चलिए जी, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया कि क्या तालव्य है, क्या ऊष्मीय है, क्या संज्ञेय है। आप इनको जरूर समझिएगा क्योंकि इनसे एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बात क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखिए, व्यंजन द्वित, एक क्वेश्चन आता है, व्यंजन द्वित क्या है? व्यंजन द्वित क्या है? द्वित्व क्या है? व्यंजन द्वित्व क्या है? देखो, जब किसी व्यंजन का जो उत्सर्जन है या कोई व्यंजन जो बनता है, यदि वो दो व्यंजन के संयोग से बनता है, ठीक है, यदि एक समान व्यंजन संयुक्त होता है, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मतलब समान होता है या संयोग से बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? द्वित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इस पर हम यदि क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कुछ ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जो व्यंजन आपका, अभी आपको मैंने जो बताया था कि अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आपको बताया था। अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन होता है ये होता क्या है? ये, वे, रे और ले, ये चारों अंतस्थ होते हैं। लेकिन आपको साथ साथ याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, और जो लय होता है ये क्या होता है? ये होता है लुंठित। ठीक है, और जो वह होता है ये होता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, मैंने आपको बोला ये दोनों, मतलब ये साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, ये अंतस तो है लेकिन ये और वे क्या है? अर्ध स्वर है। रे क्या है? लुंठित है। ले क्या है? पार्श्विक है। बात क्लियर। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? जो जीभ की नोक के बीच में आकर, ठीक है, मुंह के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बनाता है। ठीक है, जब आप बोलोगे ले ले, ठीक है, तो मतलब ये मुंह मुंह के बीच में आएगा और दोनों साइड ये पार्श्व बनाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? ले को क्या बोला जाएगा? पार्श्विक व्यंजन बोला जाएगा। आपको ये याद रखना है, रट लेना है। ठीक है, यहां से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए जी, यहां तक अभी हमने उच्चारण स्थान की दृष्टि से और उच्चारण स्थान की दृष्टि से लास्ट क्लास में समझा था, और यहाँ पे हमने पर्यटन के आधार पर, पर्यटन मतलब बोलने का जो तरीका होता है उसके आधार पर समझा हमने कि मतलब ये व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है या कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वो होता है जो मतलब जो अभी बताया, एक संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है जो दो व्यंजन के प्रयोग से बनता है, दो व्यंजन के प्रयोग से बनता है। जैसे आपको मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया होगा, अक्षत्रिय, ज्ञ, त्रेय और श्रेय। ठीक है, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आपको ये याद तो रखना है कि संयुक्त व्यंजन है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि इनका संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजन के संयुक्त होने से ये बनता है। ठीक है, तो ये बनता है के प्लस से। क्या ये क्या होता है? अभी आपको बोला गया ये मूर्धन्य होता है, ऊष्म होता है
और संघर्षी होता है। बात क्लियर? तो आपको सब चीजें तोड़ मरोड़ के आपको सब चीजें याद रखनी है। एग्जामिनर यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस ये किसके संयोग से बनेगा? ये बनेगा जय प्लस अय, ठीक है। देखो ये और ये अलग है, ये अय है जो आपको यहां पे लिखा गया, ये आप इसको ऐसे लिखेगा अय, ठीक है। ये त्रे है, त्रे का मतलब ते प्लस रे। बात क्लियर? जैसे ये श्रे है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? से प्लस रे। यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये क्या होता है? अभी आपको समझाया था से क्या होता है? से तालव्य होता है। क्या? तालव्य मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक है। और उष्ण संघर्ष ये होता ही है। रे, रे को क्या बोला था? अभी आपको रे को बोला था लुंठित्य होता है, लुंठित व्यंजन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यह सब चीजें हमें याद रखनी होती है। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद हम थोड़ा सा विराम चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। विराम चिन्ह, जैसे विराम चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य को पूरा करते हैं या बीच में कहीं ठहराव होता है, ठीक है। एक होता है कि हमने कोई वाक्य पूरा किया, हम यहां पे रुक गए। एक होता है वाक्य को हम रीड कर रहे हैं, मतलब वाक्य लिख रहे हैं, लेकिन हम बीच में कहीं थोड़ा सा रुके, तो जहां पर हम रुके वहीं पे ही विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जहां पर हम रुकते हैं वहीं पे विराम चिन्ह लगाया जाता है, या ये कहिए कि वहीं पे विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो जो विराम चिन्हों का विश्लेषण जिसने किया था, जिन्होंने इनका प्रतिपादन किया था, वो थे श्री कामता प्रसाद गुरु जी। क्या? श्री कामता प्रसाद गुरुजी, ठीक है। जो कामता प्रसाद गुरुजी थे, उन्होंने विराम चिन्हों को 20 भेदों में डिवाइड किया था, 20 भेद में बांटा था, ठीक है। 20 भेद बताए थे इनके। तो चलिए हम एक दृष्टि में, एक नजर में इनको देख लेते हैं कि 20 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला होता है अल्प विराम। क्या होता है? अल्प विराम। जो हम ये कोमा, जिसको हम कोमा बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अल्प विराम। जो ये आपने बहुत ज्यादा यूज होते देखा होगा, इसको बोला जाता है अल्प विराम। जो सेकंड है, दूसरा होता है अर्ध विराम, ठीक है। अर्धविराम क्या होता है? एक बिंदी लगाई जाती है, उसके नीचे फिर अल्प विराम लगाया जाता है। बात क्लियर? ये होता है अर्धविराम। तीसरा होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को आप समझते हो, पूर्ण विराम, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे प्रश्नवाचक चिन्ह। जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं, ये सब विराम ही तो है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद आश्चर्य चिन्ह, इसके बाद आएगा आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह को ही आप क्या बोलते हो? विस्मयादि चिन्ह। क्या बोलते हो? विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद 6 नंबर पे जाइएगा। 6 नंबर का होता है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह क्या होता है? मतलब जो आप ये डैश लगाते हो, ठीक है, निर्देश चिन्ह, इसको ही आप संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह, सामासिक चिन्ह बोलते हो। बात क्लियर? इसी को संयोजक चिन्ह और इसी को सामासिक चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। चलिए जी, नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 क्या होता है? नंबर 7 होता है कोष्ठक। कोष्ठक, जिसको आप ब्रैकेट बोलते हो। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और ये बीच का ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आया? बीच वाले को बोला जाता है मंझला। क्या? मंझला। जैसे आप, यदि आप 3 भाई हो तो जो बीच का भाई होगा उसको बोला जाता है मंझला भाई, ठीक है। जैसे आपने यदि कभी महाभारत देखे हो तो भीम को क्या बोला जाता था? मंझला, ठीक है। तो मतलब जो बीच का होता है उसको क्या बोला जाता है? मंझला भाई। समझ में आया? चलिए जी,
अच्छा, 8 नंबर पे चलते हैं। 8 को बोलते हैं अवतरण चिन्ह। क्या बोला जाता है? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह होता क्या है? जो ऊपर ये दो कोमे से लगे होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है अवतरण चिन्ह। इसके बाद उप विराम या अपूर्ण विराम। नंबर 9 पे है उप विराम। उप विराम। उप विराम को क्या बोला जाएगा? अपूर्ण विराम। बात समझ आई? अपूर्ण विराम होता क्या है? केवल ये दो बिंदी, ठीक है, अपूर्ण विराम। चलिए जी, नंबर 10 पे देखते हैं क्या है। नंबर 10 पे है विवरण चिन्ह। क्या? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? ये वाला। बात समझ आई? इसको क्या बोला जाता है? विवरण चिन्ह। नंबर 11 पर देखिए क्या है। नंबर 11 पर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसमें क्या है? डबल डैश। जो ऊपर डबल डैश लगते हैं, डबल कोमा लगते हैं जो ऊपर, उनको बोला जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद नंबर 12 पर है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लाघव चिन्ह क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देगा लाघव चिन्ह, आपको उसमें से चिन्ह को मतलब उसको पहचानना है क्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वाला क्वेश्चन दे देता है कि लाघव चिन्ह क्या है। ये इंपोर्टेंट है लाघव चिन्ह, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। लाघव चिन्ह होता है ये कंपोजिशन, मतलब जो ओ लिखा होगा कहीं पे, उसको बोला जाता है लाघव चिन्ह, ठीक है। जो अब आगे चिन्ह आएंगे उनको याद रखना है, ठीक है, कंपलसरी, वो इंपोर्टेंट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाघव चिन्ह वाला। नंबर 13 पर देखिएगा। नंबर 13 पर होता है लोप चिन्ह। क्या? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? जब आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ये डॉट डॉट सा लगा के हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या कहीं कहीं पे प्लस 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 इस तरीके से लगा होता है, तो इनको बोला जाता है लोप चिन्ह, ठीक है। नंबर 14 पर है पाद। पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है? पाद चिन्ह होता है जो नीचे देखो, एक होता है जो अभी पीछे आपको बताया होगा डैश चिन्ह, निर्देश चिन्ह। एक होता है निर्देश चिन्ह, वो होता है ऐसे। पाद चिन्ह भी ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे हमने ए और ये बीच में लगाया बे, ठीक है, यदि हम बीच में लगाएंगे तो इसको बोलेंगे निर्देश चिन्ह, और यदि मैंने ए और बे के नीचे लगाया तो इसको बोला जाएगा पाद चिन्ह। बात समझ आई? पाद और निर्देश में समझ आया अंतर? देखो वैसे तो इनका सिंबल दोनों का एक ही लग रहा है, लेकिन पाद का मतलब है वो नीचे लिखेगा और निर्देश का मतलब है वो बीच में लिखेगा। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर पे क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? जो इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। नंबर 16, ये आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। चिन्ह मतलब ये याद रखिएगा इस नाम का चिन्ह होता कैसा है, ठीक है। इसके बाद है पाद बिंदु। क्या? पाद बिंदु। तो पाद बिंदु क्या होता है? ये जिसको आप डिवीजन का साइन कहते हो, भाग का साइन कहते हो, ठीक है, इसको बोला जाता है पाद चिन्ह। नंबर 17 पर क्या है? हंस पाद। हंस पाद क्या होता है? ये, ठीक है, आपको ये याद रखना है हंस पाद क्या है, लाघव शब्द क्या है, या फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या है। ये चिन्ह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 18 पर चलते हैं। नंबर 18 पर चलते हैं। नंबर 18 पर है टीका सूचक। क्या? टीका सूचक। टीका सूचक। टीका सूचक क्या होता है? जैसे कहीं पे स्टार लगा दिया, कहीं पे केवल प्लस लिख दिया, ठीक है, या कहीं पे प्लस प्लस इस टाइप से लिख दिया, तो ये सब क्या है? टीका सूचक। बात क्लियर? नंबर 19 पे देखिएगा। 19 पे है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक। तुल्यता
सूचक, तुल्यता सूचक जिसको आप इक्वल कहते हो, ठीक है, जो आप इक्वल कहते हो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तुल्यता सूचक, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 20 पर लास्ट, लास्ट विराम चिन्ह क्या होता है, इसको बोला जाता है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक। ये समाप्ति सूचक क्या होता है, जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप किसी बुक में किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो जब वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, वहां पे आपने देखा होगा ये ऐसे डंडे डंडे से लगे होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये समाप्ति सूचक होता है। या हो सकता है इस तरीके से मतलब ये जीरो, ये इस तरीके से लिखा हो, तो ये सब क्या है, समाप्ति सूचक है। बात क्लियर। तो इनको आपको विराम चिन्हों को याद रखना है कौन सा क्या है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, याद रखिएगा फिर भी 20 होते हैं। किसने दिया था, किसने दिया था ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब होगा आपका श्री कामता प्रसाद गुरुजी, ठीक है। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है कि समाप्ति सूचक क्या होता है, तुल्यात्मक सूचक क्या होता है, टीका सूचक, इनके मतलब चिन्ह क्या है, वो चिन्ह याद रखने हैं। बात क्लियर। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हमारा ये लेक्चर और इससे पहले वाला लेक्चर, मतलब ये क्लास और इससे पहले वाली क्लास, दोनों हमारा डिस्कशन रहा वर्णमाला के वर्णों पर, उसका उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या उच्चारण होगा, ठीक है, कहां रखा जाएगा उसको, या फिर उनको अलग अलग स्थान पर कैसे किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अभी तक हमारा वर्णमाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक सभी तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए इलाइट एकेडमी।